हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का। हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था और हमने डायरेक्टिंग में लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था मोटिवेशन का। मैस्लो थ्योरी जो नीड थी, साइकोलॉजिकल नीड्स थी, उसकी 5 नीड थी, हमने पाँचों कर ली थी। आज हम करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी जो कंपनी होती है, बिजनेस होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। मतलब जैसे सैलरी में एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, बोनस दे दिया। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में केस स्टडी आती है इसकी कि कैसे मोटिवेट कर रहा है ये अपने एम्प्लॉय को, फाइनेंशियली कर रहा है, नॉन फाइनेंशियली कर रहा है, और कौन सा है। इसके अंदर भी नॉन फाइनेंशियल के अंदर भी मतलब 6-7 हैं और आपके फाइनेंशियल के अंदर भी 6-7 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डिफरेंस देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या डिफरेंस है। इंसेंटिव वर्ड आपने बहुत बार अपने कोई बड़े भाई या किसी रिलेटिव के मुंह से सुना होगा कि हमारी सैलरी इतनी है और उसमें इंसेंटिव जोड़ के हमें टोटल इतना पैसा मिल जाता है, इससे आपकी सैलरी बढ़ जाती है एक एम्प्लॉय की। अब देखो, फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब जो डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड है, जिसमें आपको डायरेक्टली एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है या इनडायरेक्टली जो चीज़ दी जा रही है वो लिंक्ड जो है वो पैसे से ही है, उसको आप पैसे से मेज़र कर सकते हो। और ये किसके लिए होता है? लोअर लेवल के लिए। जो लोअर लेवल होते हैं, 3 लेवल थे हमारे, तो उसमें जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और ये वाला जो इंसेंटिव है फाइनेंशियल वाला, ये आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जो होती थी हमारी, जो सबसे पहली थी रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी वाली, वो वाली जो नीड होती है उनको पूरी करता है। वहीं अगर मैं नॉन फाइनेंशियल की बात करूं तो इनको आप डायरेक्टली ना पैसे में मेजर नहीं कर सकते कि कितना इंप्रूवमेंट, कितना बेनिफिट आपको इससे मिल रहा है। कर सकते हैं बट इतना इजी नहीं होता काउंट करना। और ये हायर लेवल के लिए होता है, लोअर लेवल वाले इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। लोअर लेवल वाले को पैसे से मतलब होता है, इनकी ऑलरेडी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, जो टॉप लेवल के होते हैं तो उनको पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये हायर लेवल वाले के लिए होता है। और ये आपकी जो इमोशनल नीड है, जो हाई लेवल की नीड है साइकोलॉजिकल, जो एस्टीम नीड हमने पढ़ी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली पढ़ी थी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यूज़ करती है कंपनीज। अब देखो, फाइनेंशियल के साथ आपके इंसेंटिव है, सातों स्क्रीन पे आपको मतलब दिख रहे होंगे। अब हम लेकिन इसे पढ़ेंगे वीडियो। अभी तक हम ओरली पढ़ रहे थे, मतलब मैं समझाता था, आप समझते थे। अब हम इसको मतलब बुक से पढ़ेंगे। नीचे स्क्रीन पे आपके पास बुक आ गई होगी। मैं यहाँ पे, आपके पास जो भी बुक हो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी से पढ़ो। क्यों इसे हम बुक से पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। लास्ट ईयर में जो अभी बोर्ड हुआ था उसमें एक 6 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक एक लाइन दे रखी थी सिर्फ, और हमें पहचानना था, बच्चों को पहचानना था कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने एक एक लाइन पढ़ी हुई है इसकी। तो देखो, सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं पे एंड अलाउंसेस। ये सबसे पहला होता है फाइनेंशियल का। क्या लिखा हुआ है? सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय। सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को जो भी इंसेंटिव मिलता है बदले में, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। आगे, इट इंक्लूड्स बेसिक पे, जो उसकी बेसिक सैलरी है वो। डियरनेंस अलाउंस, डियरनेंस अलाउड को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है तो ये आपको सैलरी के साथ ये मिलता रहता है और ये इंक्रीज भी होता रहता है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा। अगर आप घर में रहते हो, किराए के घर में रहते हो, तो वो किराया भी आपको मिलता है कुछ कंपनियों में। आगे क्या लिखा? इन सम कंपनीज पे हाइक एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, कई कंपनियों में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे अलाउंसेस दिए जाते हैं। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतने अलाउंसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो इससे क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ताकि हमें ज़्यादा अलाउंस मिले। जैसे आपकी कंपनी कह रही है, अगर आप 15 दिन में टारगेट पूरा करोगे तो आपको सैलरी के साथ डीए मिलेगा, डियरनेंस अलाउंस मिलेगा। 20 दिन में करोगे तो आपको मतलब और कम दिन में करोगे, 15 से कम 12 दिन में करोगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे, हाउस रेंट अलाउंस या कहीं ट्रिप दे देंगे। तो वो होता है इसमें। इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। वेज आपको पता ही है, लोअर लेवल वालों में ही आते हैं, इसलिए अब इसमें क्या होता है? सम फर्म हैव
adopted wage incentive plans where the amount of incentive is linked to productivity of the worker or the group which he belongs। जितनी जल्दी आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाउंसेस मिलती है। जैसे एक मजदूर है, आप उससे एक चेयर बनवा रहे हो, वो 1 घंटे में चेयर बनवा रहा है, तो आप उसको उस चेयर के 500 रुपये दे रहे हो। आप उसको कह रहे हो तो 10 बना दे 1 घंटे में, या 5 बना दे, जितनी पॉसिबल है उतनी बना दे, तो तेरा वेज रेट का जो अमाउंट है वो हम बढ़ा देंगे। पहले तेरे को 500 मिल रहे थे, अब हम 550 तेरे को दे देंगे। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना आपको वेज मिलेगा, जितनी देर आप काम करोगे उतनी देर आपको पैसा मिलेगा। ये होता है सेकंड। थर्ड है आपका बोनस। ये आपने बहुत सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे वो होता है, ये मतलब फेमस होता है। आप स्कूल जाते होगे, वहाँ पे आपके मैम वगैरह जो हैं सरकारी स्कूल में, मोस्टली उनको बोनस मिलता है। बोनस कब दिया जाता है? मोस्टली फेस्टिवल में, जैसे दिवाली है, इंडिया में दिवाली का बोनस मिलता ही मिलता है सबको। अब ये क्या होता है? बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेज सैलरी टू द एम्प्लॉय। जो उसकी सैलरी या वेज है उसके एक्स्ट्रा जो उसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं बोनस। अब इसमें आप सीधा सेकंड वाली जो लाइन है कि 8.33, मतलब फर्स्ट लाइन की ही सेकंड पार्ट है, द लॉ रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ मिनिमम 8.33%। इसको मार्क कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है अगर डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, कि मिनिमम इतना बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। कितना है? 8.33% ऑफ एनुअल पे एज बोनस। जितनी भी उसकी एनुअल सैलरी है उसका 8.33% तो आपको देना पड़ेगा। और अपर लिमिट, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, ये मिनिमम की लिमिट है। आगे लिखा हुआ है एंड इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी अपर लिमिट। आगे क्या है? द रेट ऑफ बोनस विल बी हायर इफ द एनुअल प्रॉफिट आर हायर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका बोनस भी ज़्यादा होगा। बोनस कैन बी पेड इन कैश, काइंड, गोल्ड, फॉरेन ट्रिप। अगर आपको कंपनी की मर्जी है वो कैश में भी बोनस दे सकती है, काइंड में भी दे सकती है। काइंड मतलब कैश नहीं है, मतलब कोई वही गिफ्ट विफ्ट दे दिया, फॉरेन ट्रिप में भेज दिया, प्राइज दे दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? सम ऑर्गेनाइजेशन हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। मोस्टली मैंने आपको बताया है कि फेस्टिवल में ही आपको बोनस मिलते हैं, जैसे दिवाली, होली, न्यू ईयर, तभी मिलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 हो गए। फोर्थ पे आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या होता है? अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉइज आर गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज इफ प्रॉफिट एक्सीड द लेवल फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज ज्वाइंटली। कंपनियां बोलती है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट बोलती है एम्प्लॉइज को, अगर आप अच्छे से काम करोगे, ठीक है, और हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 5 करोड़ रुपए का, कि हमारा 5 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए इस साल। अगर ये इससे ज़्यादा होता है, जितना भी ज़्यादा होता है उसका 10% हम शेयर आप में बांट देंगे प्रॉफिट का। वो होता है ये प्रॉफिट शेयरिंग वाला। तो इससे क्या हुआ? एम्प्लॉइज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसके एक्सीड उतना उनको ही बेनिफिट मिलता है। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू वर्क विद अ ग्रेटर एंथुसिज्म एंड डिवोशन टू इंक्रीज द प्रॉफिट। अब वो क्या करेगा? पूरी लगन से काम करेगा, पूरी मेहनत से काम करेगा कि कंपनी का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना मेरे को ही फायदा होना है। फिफ्थ में आओ, फिफ्थ वाला भी बहुत ज़्यादा फेमस है, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ये आपके अकाउंट्स में भी आता है। इसमें क्या होता है? कंपनी का, मान लो कोई कंपनी है जिसका शेयर मार्केट में प्राइस है 1000 रुपये, एक शेयर का प्राइस। कंपनी उनको क्या कर देती है? शेयर डिस्काउंट में दे देती है, बोलेगी मार्केट में 1000 का है, हम आपको 900 रुपये में दे देते हैं शेयर। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। देखो क्या लिखा है? अंडर दिस सिस्टम एम्प्लॉयज आर इशूड कंपनी शेयर। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी का शेयर मिल रहा है एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। जो उसका मार्केट प्राइस है उससे कम कॉस्ट में उनको दे दिया जाता है शेयर। अब इससे क्या होगा? अब आप खुद कंपनी के मालिक बन गए हो, तो आप अपनी कंपनी का लॉस तो कभी नहीं चाहोगे ना। आप अपनी कंपनी के लिए तो अच्छे से ही काम करोगे। इससे भी कंपनी के लिए एम्प्लॉइज़ के जो मोरल होता है वो इंक्रीज हो जाता है कि यार मैं खुद इस कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं जितना प्रॉफिट होगा वो मेरे को एज ए डिविडेंड के रूप में मिलना है। देखो आगे क्या लिखा हुआ? दिस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप इन द एम्प्लॉयज एंड इनकरेज देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जितनी ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी उनका मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा शेयर में और उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ की, जो है रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप एक कंपनी से रिटायरमेंट ले लेते हो उसके बाद भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ भी बोलते हैं, पेंशन, ग्रेजुइटी एक्सेट्रा।
पेंशन क्या होती है, एक फिक्स आपको मंथली मिलेगा पैसा। ग्रेजुइटी होता है एक साथ आपको जब बहुत सारा पैसा मिलता है। और प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कट रहा है, उतना ही एम्प्लॉयर भी डालता है अपने सैलरी का, और वो एक साथ पैसा आपको मिलता है। टू देयर एम्प्लॉयज दिस बेनिफिट क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। इससे एक एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर काम फील करता है। अगर आपने एक कंपनी में 20 साल काम करा, इसके बाद आपने रिटायरमेंट ले ली, तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जो लोगों में है कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसको जितने साल आपने काम किया, फिर कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है, इतना पैसा आपको ग्रेजुइटी का मिलेगा। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको 40-50 लाख रुपए मिलता है ग्रेजुइटी का। तो इससे क्या होगा, वो उनको फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको पता है जब भी मैं रिटायर होऊंगा मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, और पेंशन भी मिलती है। तो इससे ये क्या है, अभी अपने काम पे इजीली फोकस कर सकते हैं, फ्यूचर का इतना उनको टेंशन नहीं रहती। आगे क्या लिखा हुआ है, सच इंसेंटिव्स हेल्प इन सेटिस्फाइंग सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड ऑफ द एम्प्लॉय। यही हमने पढ़ा कि बेसिक नीड्स जो थी उनको पूरा कर रहा है, तो सेकंड नीड हमारी यही थी सेफ्टी वाली, जिससे क्या हुआ, आप सिक्योर हो गए कि मेरा फ्यूचर कल को सिक्योर है, मेरे पास पेंशन भी आएगी और ग्रेजुइटी का पैसा भी मिलेगा। लास्ट, अब देखो लास्ट कौन सा हमारा, परक्विजिट, पर्क्स या फ्रिंज, तीनों नाम है इसके, याद रखना। फ्रिंज याद कर लो, फ्रिंज पेपर में आता है, बच्चे भूल जाते हैं। पर्क्स याद रहता है, परक्विजिट्स भी याद रहते हैं। अब इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन पर्क्स बेनिफिट सच एस कार अलाउंस, हाउस मेडिकल एड, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एक्सेट्रा आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव सैलरी। आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिलेगी, इसके अलावा आपको एक कार दे दी गई कि आप आओगे जाओगे तो हम कंपनी की कार से आओगे, कंपनी की कार से जाओगे। इसके बाद हाउसिंग मेडिकल, हाउस का खर्चा दे दिया, मेडिकल के पैसे दे दिए, आजकल मेडिकल तो हर कंपनी देती ही है। एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन भी फ्री कर दी कि जितना भी खर्चा होगा हम पे करेंगे। आर ऑफर टू एम्प्लॉयज ओवर एंड अबव सैलरी, दिस बेनिफिट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं आजकल, आप किसी भी MNC में जाओगे, ये आपकी पूरी फैमिली का मेडिकल करवाएगी। जितने भी आपके बच्चे होंगे उन सबका एजुकेशन, अगर आप बोल दो कि एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करना है तो एजुकेशन का भी फंड वो देते हैं, या स्कूल में भी एडमिशन करवाते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो अब इसके साथ क्या होगा, अब आप भी एक सिक्योर फील करोगे, मोटिवेट रहोगे कि कल को मेरे को कुछ हो भी जाता है तो मेरी कंपनी जो है सारा मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस को बोर्न करेगी, और मेरे बच्चों को भी पढ़ा रही है, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। वो होता है ये आपका लास्ट पर्क्स वाला। ये क्या होता है, जो मोस्टली जो मजदूर होते हैं, कंपनीज क्या करती है, जो वर्कर्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे जगह काम करते हैं मजदूरी वाला, वहीं पे एक स्कूल बना देती है उनके लिए, या हॉस्पिटल बना देती है, और उन्हीं के बच्चों को वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देती है। अब एक मजदूर बेचारा अगर कंपनी में काम नहीं करता, परमानेंट उसकी जॉब नहीं है, वो खुद प्राइवेट स्कूल में या अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा तो इतना खर्चा नहीं उठा सकता। तो ये सारे खर्चे कंपनी बोन करती है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट रहता है। ये हो गए बच्चों आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब करते हैं अपने नॉन फाइनेंशियल बच्चों, क्या है हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ऐसे इंसेंटिव जिसमें डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली कहीं होता है। बट देखो अब क्या है, स्टेटस। पहला स्टेटस पढ़ते हैं। एवरीबडी हैज़ अ विश फॉर अ हायर स्टेटस, देयरफॉर द एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय इंक्रीजिंग देयर रैंक और पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग फर्निश्ड रूम, कंपनी कार, एक्सक्लूसिव पार्किंग, पर्सनल असिस्टेंट, सेपरेट स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा। जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये क्या करते हैं, सैलरी तो आपको बेसिक ही देगी, मान लो 2 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, लेकिन ये आपको गाड़ी की कार, साथ में ड्राइवर, आपका पर्सनल PA जिसे बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट दे दिया कि आपको कोई कॉल करेगा तो पहले आपके असिस्टेंट के बाद कॉल जाएगा, फिर आपसे बात होगी। तो आपके फ्रेंड्स को तो ये लगेगा ना, पता नहीं कितनी बड़ी जॉब पोजीशन में पहुंच गया पर्सन, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, आपका अलग से रूम है, अलग से घर है, पूरा रूम भी ऐसा दिया गया जिसमें अच्छा फर्नीचर, सेपरेट AC, सब कुछ है। तो वो जब कंपनियां करती है उसको कहते हैं स्टेटस में इंक्रीज कर देना, और इससे एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, द अचीवमेंट ऑफ अ हायर स्टेटस फुलफिल द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड। किस तरह की नीड पूरी हो रही है ये जरूर याद रखना, सोशल नीड और एस्टीम नीड को ये पूरा करता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में MCQ में, कि अगर स्टेटस में इंक्रीमेंटल कर दिया गया है किसी एम्प्लॉय की तो उससे कौन सी नीड पूरी हो रही है। पहला हो गया। अब दूसरा देखो, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। It indicates the characteristics which describe an organization and distinction one organization from the other.
आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही क्लाइमेट इतना अच्छा किया हुआ है कि हर पर्सन आपकी कंपनी में आना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ही हो गया, क्यों लोग गूगल पे जाना चाहते हैं? सैलरी तो ठीक है, एक अच्छी बात है, सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है। वहाँ पे अलग से गेमिंग रूम है, रेस्ट रूम है, अलग से क्या कहते हैं वो कैंटीन है। कैंटीन देखोगे आपको ऐसा लगेगा 5 स्टार होटल की कैंटीन है। तो उससे क्या फील होता है कि आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो। आप किसी को बोलोगे ना, मान लो आप गूगल में ऐसे 30-40 हज़ार रुपये जॉब है आपकी, आप ऐसा फ्रेशर ही गए हो, बहुत लोअर लेवल पे काम करते हो, लेकिन आप किसी को बोलोगे ना गूगल पे काम करना, तो वो कहेगा भाई तुम्हारे तो बहुत बढ़िया मौज है, जिम भी आपको मिलेगा वहीं पे और बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप अपने क्लाइमेट को इतना अच्छा कर दो कि हर लोग आपके यहाँ आना चाहे। आगे क्या लिखा हुआ है? सच कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले एक और लाइन है जो डार्क में अंडरलाइन है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और फ्रीडम, रिवार्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय, रिस्क टेकिंग। अब आपने क्लाइमेट ऐसा भी बना रखा है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को फ्री रखते हो कि आप फ्रीली काम करो, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, रिस्क लो, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लो जिससे आपकी भी ग्रोथ हो और कंपनी को भी बेनिफिट हो। तो इससे भी आपको एक अच्छा फील होगा, आप मोटिवेटेड होकर काम करोगे ना कि मेरे को यहाँ फ्रीली काम करना है। आपका एम्प्लॉय आपको अगर ये बोल दे कि आपको ठीक है आप बहुत देर से काम कर रहे हो, रेस्ट चाहिए, तो आप एक रूम बनाओ अलग, वहाँ पे जाके मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे ये होता है कि क्लाइमेट इतना अच्छा कर देगा। कई जॉब्स ऐसी होती है, कई कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे आपको पेमेंट तो बहुत अच्छी मिल रही है, सैलरी बहुत अच्छी, लेकिन क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, तो आप वहाँ से जॉब छोड़ देते हो। लेकिन कहीं आपको क्लाइमेट इतना अच्छा मिल जाता है, सैलरी कम होती है, फिर भी वहाँ काम करते हो, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने में। अब देखो थर्ड क्या है? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ध्यान से समझना, इसमें और आगे एक दो आते हैं, जॉब एनरिचमेंट भी है जैसे आगे, तो इनमें प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। क्या है? एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो टू द हायर लेवल। हर पर्सन चाहता है कि हायर लेवल पे वो ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस सो दे कैन बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करे, ताकि वो अपने प्रोग्रेस के हिसाब से हायर जॉब को मांग सके। अगर आपको बार बार एक प्रोजेक्ट दिन मिल रहा है और आपको ये लीडर बनाया जा रहा है उसका, जिससे आप मोटिवेट हो, आप कुछ सीखो, आप उस गोल को अचीव करोगे, तो कंपनी के सामने आपकी इमेज अच्छी बनेगी, जिससे आपका प्रमोशन होगा, आपको हायर जॉब मिलेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपको अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आपके काम के अकॉर्डिंग। आगे एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी विल हेल्प एम्प्लॉयज टू अचीव प्रमोशन। प्रमोशन इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर विच इंक्लूड पीपल टू परफॉर्म टू देयर मैक्सिमम लेवल। अब इससे क्या होगा? हायर लेवल की आपको जॉब मिल रही है, आप प्रमोट हो रहे हो, अब प्रमोट हो रहे हो तो आप और अच्छे से काम करोगे, आपकी सैलरी तो बढ़ ही रही है, लेकिन सैलरी डायरेक्टली नहीं बढ़ रही, आपने कोई काम किया जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिला तो सैलरी बढ़ रही है। जिससे क्या हुआ? कंपनी का भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनको फ्यूचर के मैनेजर मिल रहे हैं। कंपनी जो भी काम करती है अपना बेनिफिट देख के ही करती है। और उसके साथ साथ एक पर्सनल जो भी एम्प्लॉई है, अगर वो हाई लेवल पे जा रहा है तो वो मोटिवेट हो रहा है, उसको देख के बाकी एम्प्लॉई भी मोटिवेट हो रहे हैं, अगर हम भी अच्छे से काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है? करियर में वो एडवांस हो रहा है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उसको बार बार मिल रही है। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। आपने एक वर्ड सुना होगा, फूड इनरिचमेंट, न्यूट्रिशन इनरिचमेंट, मतलब हमें ऐसा खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो। तो वैसे ही जॉब इनरिचमेंट मतलब आपको ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें आप डिफरेंट स्किल को सीख पा रहे हो। एक तो ये आप डेली सेम काम करी जा रहे हो जिससे आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आपको डेली नया काम दिया जा रहा है, आप ए बी सी हर टाइप की स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, तो उससे आपको क्या होगा? आप मोटिवेट होगे, साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी के मौके ज़्यादा होंगे, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो जो काम आपको सही लग रहा है। तो देखो क्या लिखा है? जॉब इनरिचमेंट इज कंसर्न विद द डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, गिव्स वर्कर मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ। आपको मान लो, जैसे मैं एक टीचर की बात करूं, अगर से एक टीचर सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो 1 साल 2 साल 5 साल वो सिर्फ अकाउंट्स की नॉलेज ही इंक्रीज कर पाएगा। वहीं ये एक नॉलेज है जो अकाउंट्स भी पढ़ाता है, इको भी पढ़ाता है, बीएसटी भी पढ़ाता है,
और भी एक दो सब्जेक्ट मान लो वो पढ़ा रहा है, तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी ना, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी ग्रैब करने के लिए। अगर उसको लगेगा कि हाँ इस स्कूल में इको की ट्यूशन खाली है, इको की जॉब खाली है, तो वो इको पढ़ाने चला जाएगा। कहीं उसे लगेगा BST की खाली है तो वो BST के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मतलब वो बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकता है जिससे वो मोटिवेट रहेगा। अगर वहीं एक पर्सन है जिसे सिर्फ अकाउंट्स आती है, अब अकाउंट्स के लिए मान लो 2 ही जॉब निकली, तो उसके ऊपर कितना टेंशन रहेगा कि मेरे को ये 2 ही जॉब है, लास्ट मौका है, मेरे को यही करना, और ऑप्शन नहीं है। तो जॉब इनरिचमेंट से क्या होता है, जब आप एक एम्प्लॉय को अलग अलग काम सिखाते हो, बहुत सारे काम सिखाते हो, तो उसको मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को इतना सारा काम सीखने को मिल रहा है। आगे क्या, इफ जॉब इन रिच एंड मेड इंटरेस्टिंग द जॉब इट सेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द इंडिविजुअल। अगर आपकी एक जॉब है जिसमें इनरिच्ड है, वो मतलब उसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम है। एक काम को कहते हैं ना बार बार कर करके बोर हो जाते हैं। पढ़ाई भी करो, एक सब्जेक्ट ही पढ़ते रहोगे बोर हो जाओगे, इसलिए 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे आपका होता है। तो ऐसे ही अगर किसी की जॉब भी इंटरेस्टिंग होगी तो वो अच्छे से करेगा अपनी जॉब को। नेक्स्ट है आपका बच्चा एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन। आपके एम्प्लॉयज़ ने अगर अच्छा काम किया है, कोई गोल था वो अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, तो उनको आप अप्रिशिएट करो। ये नहीं बस अचीव करा है उनको कोई शाबाशी नहीं मिल रही है। कोई आपके घर में सोचो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको कोई गिफ्ट देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपके रिलेटिव के फ़ोन आते हैं। गुस्सा मत होना ना, अब रिलेटिव का नाम लिया मैंने कि वो तो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, नहीं, पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आगे भी अच्छा करोगे, तो इससे आप भी मोटिवेट रहोगे कि यार मेरे को 10th में अच्छे मार्क्स लाने से ये गिफ्ट मिला, तो मैं 12th में लाऊंगा तो और अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एन एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज़ लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया उसे कॉन्ग्रेट करना, उसको छोटा मोटा गिफ्ट देना सबके सामने, या फिर उसका नोटिस बोर्ड पे फोटो चिपका देना कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑप्शन होते हैं। जैसे थर्ड है गिविंग एन अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। आप देखते भी होंगे, आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, कजन्स वगैरह, वो अपने आजकल सोशल मीडिया उस पर फोटोज़ वगैरह डालते होंगे, उनको गिफ्ट वगैरह अवार्ड वगैरह मिलते होंगे। ये था 5th। अब आते हैं 6th में, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब सिक्योरिटी मीन्स परमानेंट स्टेबिलिटी ऑफ अ जॉब। आप कहीं पे जॉब करने गए, वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहे, सिर्फ बेसिक सैलरी या और कोई अलाउंस नहीं दे रहे, बट आपको ये बोल दिया गया कि आपकी ये जो जॉब है 5 ईयर तक फिक्स है, 5 साल तक आपको नहीं निकाला जाएगा कंपनी से, और आपकी जो सैलरी पर ईयर बढ़ती है जो भी है वो बढ़ेगी। अलाउंस एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहे फाइनेंशियल के, लेकिन 5 साल तक आपकी जॉब फिक्स है। तो आप कितना सिक्योर फील करोगे कि 5 साल तक तो मेरे को ये कंपनी यहाँ से निकाल ही नहीं सकती। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मिल रहा ना, बट आप मोटिवेट तो रहोगे ना कि 5 साल तक तो चलो मेरी छुट्टी हो गई, मेरे को काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, एम्प्लॉय वांट्स देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क, सो दे डू नॉट फील वरीड ऑन दिस एस्पेक्ट एंड वर्क विद द ग्रेटर जील एंड एंथुसिज्म। अब देखो, अब आप टेंशन फ्री हो, हमेशा याद रखना जो भी टेंशन फ्री वर्कर होगा वो अच्छे से काम करेगा। आप भी अगर टेंशन में हो तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, टेंशन फ्री हो तो अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो ऐसे ही अगर एक एम्प्लॉय को बार बार ये टेंशन है यार मेरी जॉब ना चली जाए, जॉब ना चली जाए, जैसे कोरोना आता है, कोरोना से पहले एम्प्लॉयज़ को प्राइवेट खासकर टेंशन हो रहती है कि हमें जॉब से ना निकाल ले, जॉब ना निकाल ले। लेकिन अगर आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का कि कोई भी सिचुएशन होगी आपको नहीं निकाला जाएगा, तो आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे। इससे क्या, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप नए नए और इनिशिएटिव लोगे, रिस्क लोगे, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो इससे भी एक आपके जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहेंगे। बट इसका आगे एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, बट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस इंसेंटिव इज दैट व्हेन द एम्प्लॉयज आर अश्योर्ड दैट देयर जॉब इज सिक्योर्ड दे मे बिकम कंप्लेसमेंट। ये इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अब आपको पता लगे सरकारी जॉब वाले कैसे होते हैं, मोस्टली सारे नहीं, कि आपको उनको पता होता है हमारी जॉब 60 साल से पहले तो कहीं नहीं गई, ठीक है। अब इसी वजह से सरकारी काम बहुत डिले होता है हमारे देश में, क्योंकि वो लेजी हो जाते हैं, उनको पता है हमारी जो सैलरी आनी है, जॉब मिलनी है। ऐसे ही अगर आपको पता लग गया कि आपकी 5 साल की जॉब फिक्स है, तो आप हो सकता है 3 साल तक काम ही ना करो सही से, आखिरी के साल या 2 साल में तब जाके आप काम करो। तो ये एक इनिशिएटिव कभी कभी एम्प्लॉयज़ को लेजी बना देता है और वो ढंग से काम नहीं करते। नेक्स्ट पे आते हैं 7th, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये बहुत ईजी है। जब भी कंपनी
वो बना रही है, पॉलिसी बना रही है, कोई टारगेट सेट कर रही है, वो एम्प्लॉइज से पूछ के कर रही है, एम्प्लॉइज से सजेशन ले रही है। एम्प्लॉइज से पूछा कि हमें 1,00,000 यूनिट बनानी है, किसी चीज़ की ऑर्डर आया, तो बताओ हमें कितने दिन आगे उन्हें बोलना चाहिए कि हम 1 महीने में पूरा कर देंगे, 2 महीने में पूरा कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉय ने कहा कि हम 2 महीने में हाँ इसको आराम से पूरा कर देंगे, तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट रहेंगे अपना एक कि हाँ भाई हमने ही बोला था 2 महीने में पूरा करना है, तो हमें पूरा करके देना है, हार्ड वर्क करेंगे वो भी। देखो पढ़ो इससे क्या, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द डिसीजन मेकिंग process on issue concerned with them. When the decision is taken in consultation with employee, then they follow the decision more sincerely. क्योंकि उनको पता है हमने ही हाँ करी थी, हमने ही कहा था कि ऐसा डिसीजन लो, अगर अब हम नहीं करेंगे तो वे हमारे ऊपर ही बात आएंगी, इसलिए वो सिंसियरली करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट क्या है, और वर्क कमिटमेंट तो होगा ही उनका। लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये सबसे लास्ट है, छोटा सा है। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। अब ऐसा ही पहले वाले में भी आया था, मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, वहाँ पे अथॉरिटी की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पे आप उनको अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हो, पावर ज़्यादा दे रहे हो। इनरिचमेंट में क्या आया था, उनको नए नए काम सिखा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बढ़ जाती है। इट मेक्स एम्प्लॉय फील्स दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली बाय यूजिंग स्किल्स एंड टैलेंट। जो भी उनके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, एक एम्प्लॉय है जिसके अंदर बहुत अच्छा स्किल है, टैलेंट है, पर उसको अथॉरिटी नहीं दे रखी है आपने, तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेगा ही नहीं। मान लो आपके जॉब में, ऑफिस में एक फंक्शन होना है, अब एक पर्सन है वो कह रहा है मेरे को सब डेकोरेशन मैनेजमेंट का काम आता है, मैं स्कूल से करता हुआ आया हूँ, बट आप उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे, आप कह रहे हो नहीं हम बाहर से ही हायर करेंगे, किसी नए पर्सन को देंगे, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट फील होगा। बट एक पर्सन को अगर आप खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो, ज़्यादा अथॉरिटी देते हो, ऑटोनॉमी देते हो कि आप अपने हिसाब से करो, तो मोटिवेटेड फील होगा, वो अपना बेस्ट देने की ट्राई करेगा। ये था आपका लास्ट वाला। अब आपके खत्म हो गए सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना। आप खुद अपनी बुक्स में, अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर हो, लास्ट ईयर का पेपर हो, तो देखोगे तो इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत घूम के आता है, इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ाई है, और MCQ की वजह से तो वैसे ही डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा मोटिवेशन का टॉपिक पूरा खत्म हो गया, पहला एलिमेंट खत्म। नेक्स्ट हम करेंगे लीडरशिप, जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट था लीडरशिप, उसको करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है लीडरशिप। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। थैंक यू।